हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन ग्रैंड किस प्रकार से पिस्टिल के ऊपर आते हैं, ठीक है, फीमेल पार्ट अर्थात गाइनोसियम के ऊपर आते हैं और किस प्रकार से वो उसके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सभी बातें अभी हम देखेंगे, लेकिन एक जनरल सा व्यू देख लेते हैं कि मान के चलिए पॉलन आ ही गया है तो अब क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले पॉलिनेशन प्रक्रिया, उसके बाद पॉलन अडेशन होगा, है ना। पॉलन चिपकना शुरू कर देगा स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा उसको मॉइस्चर देगी तो पॉलन में हाइड्रेशन हुआ, भोजन में मिला पॉलन को तो पॉलन जर्मिनेशन होना शुरू हो गया। और जैसे जर्मिनेशन होना शुरू हो रहा है तो उसके अंदर गतिविधियाँ हो रही हैं, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर, जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो फिर होगा क्या, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा और पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा स्टिग्मा पे और फिर स्टिग्मा से नीचे जो स्टाइल है उसमें वो एंट्री कर देगा। उसके पश्चात पॉलन ट्यूब एंट्री किस्म करेगा, ओव्यूलम करेगा, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी बात जान लेते हैं, जो ये पॉइंट लिखा स्टाइल, देखो जो स्टाइल होती है वो होलो भी हो सकती है, होलो का मतलब बिल्कुल खाली अंदर से, ठीक है, या वो स्पॉन्जी भी हो सकती है, ऐसे यहाँ पे टिश्यूज़ भी हो सकते हैं उसमें भरे हुए, या वो सॉलिड स्टाइल भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे तीनों टाइप का स्टाइल हो सकता है उसके अंदर का, अंदर की चीज़ें, ठीक है। तो ये है मामला। अब नीचे देखो ये डायग्राम पॉलन पिस्टिल का, इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा तो अपन लोग एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले पॉलन कैप्चर, पॉलन एडेशन, हाइड्रेशन, जर्मिनेशन, पेनिट्रेशन, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ देख लो आप लोग, ओके। और यहाँ ये सारी प्रक्रियाएं हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की, ओके। तो स्टिग्मा आपको नज़र आ रहा है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू, ट्रांसमिटिंग टिश्यू का मतलब है जहाँ से ये जो पॉलन ट्यूब है ये ट्रांसमिट हो रही है नीचे की तरफ, जो ओवरी तक जा रही है, ओके, वो है ट्रांसमिटिंग टिश्यू। और ये रहा स्टाइल, ठीक है। स्टाइल होलो भी हो सकता है, स्पॉन्जी भी और सॉलिड भी। मेरे क्वेश्चन आपसे, अभी खुद सोच के देखो, यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि पॉलन ट्यूब के अंदर होता क्या है, एक तो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस तो केवल सिनर्जी के साथ मिलेगा, अभी हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। जेनेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और ये बनेंगे दो गैमेट, दो मेल गैमेट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बहुत सारी पॉलन ट्यूब आ सकती हैं, आ सकती हैं क्या बहुत सारी पॉलन ट्यूब। मान के चलिए आपको पता लग गया कि ये स्पीसीज़ है पॉलन का और ये स्टिग्मा का, इस फीमेल, इस प्लांट का स्पीसीज, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिबल हैं, एक दूसरे को आमंत्रण दे रहे हैं मिलने के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो जाए? बिल्कुल ऐसा है। ककरबिटेसी कुकुम्बर, ककरबिटेसी फैमिली में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी पॉलन ट्यूब का निर्माण हो सकता है, ठीक है। एक बात, अब आपके मन में एक दूसरा भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये बताइए साहब, अभी इसके पास होते हैं दो मेल गेमेट और अंदर ओवरी है जो, उसमें है एक एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल, सेंटर सेल। अब ये बताइए, अब बहुत सारी पॉलन ट्यूब हो गई तो बहुत सारे मेल गेमेट हो गए, है ना। तो ये बताइए फिर तो यहाँ पे वो सारे के सारे इसके साथ फ्यूज होंगे, कितने जायगोट बनेंगे, ऐसा क्या होगा। तो मित्रों, ये प्रकृति का नियम है, चाहे कितने भी मेल गेमेट हों, केवल एक ही मेल गेमेट के अंदर क्षमता है एक ही एग को फ्यूज़ करने की, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है पॉलीस्पर्मी, तो पॉलीस्पर्मी आप ध्यान रखना कि बहुत सारी पॉलन ट्यूब का जब निर्माण हो, ठीक है, तो बहुत सारे मेल गेमेट बने, परंतु प्रकृति का नियम आपको पता है। तो ये प्रक्रिया है पूरी, ऐसे होगा पॉलन पिस्टिल का इंट्रैक्शन। परंतु एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ बातें हैं उसको एक बार बिल्कुल लाइन टू लाइन देख लेते हैं, क्या वो लिखी हुई हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी। तो देखो, पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि ये गारंटी मिल जाए कि ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट टाइप के पॉलन का, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिनेशन डजेंट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, कॉम्पिटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। स्टिग्मा और पॉलन दोनों कॉम्पिटिबल हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कॉम्पिटिबल का मतलब। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पॉलिनेशन ये गारंटी देता है कि राइट टाइप के पॉलन उसके पास आ जाए, कोई दूसरी स्पीशीज़ का भी पॉलन
आ सकता है। ठीक है, ऑफन ज़्यादातर में देखने को क्या मिलता है कि रॉन्ग टाइप का पॉलन ही आता है, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट में भी आपने देखा था जब आप पढ़ रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखा था ना आप लोग ने कि कभी कभी सेम प्लांट भी क्या करता है, सेम जो पॉलन ग्रेन उस पर आते हैं सेम प्लांट के, वो भी उसके साथ फ्यूज नहीं हो पाते क्योंकि उनका एक जेनेटिक जो मेकअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। तो देखा क्या गया है कि ज़्यादातर जो रॉन्ग टाइप के पॉलन हैं दूसरे स्पीशीज से या सेम प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं वो भी कई बार स्टिग्मा पर आती हैं। ठीक है, लैंड कर जाती हैं स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो रॉन्ग टाइप। दूसरी बात, पिस्टल के पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए पॉलन को कि ये मेरे टाइप का है, राइट टाइप का है, मेरे टाइप का कि मैं इसके साथ कॉम्पिटिबल हूँ, रह सकती हूँ, ये रॉन्ग टाइप का मेरे साथ इनकॉम्पिटिबिलिटी इसमें है। तो ये क्षमताएं हैं पिस्टल के पास ये सारी चीज़ें जानने की। ठीक है, तो देखो अगर कंडीशन देखो, इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप पॉलन तो पिस्टल उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, है ना, और प्रमोट करेगी पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। एक्सेप्ट करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अगर वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, और पॉलन जर्मिनेशन रुक जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। सिंपल बात। अब एक खास बात, ये सब हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, वो कौन से केमिकल हैं, वो किस प्रकार के हार्मोन हैं जो ये सब करवा रहे हैं। तो देखो ये ना पिस्टल की एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए पॉलन को। ठीक है, पॉलन को रिकॉग्नाइज कर पाए, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्शन करे। ये किस लिए होता है, इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलॉग। ये कैसे होता है, क्योंकि पॉलन और पिस्टल आपस में केमिकली डायलॉग कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डायलॉग कर रही हैं हार्मोन्स की मदद से, केमिकल की मदद से। ठीक है, पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में सारा कुछ चल रहा है। तो डायलॉग चल रहा है और वो डायलॉग चल रहा है केमिकल कंपोनेंट के द्वारा। जो पॉलन के केमिकल हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पिस्टल के केमिकल को। अगर उन्हें पता चल जाता कि हाँ ये केमिकल मेरे लायक है, मेरे अंदर एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो उनको एक्सेप्ट कर लेगी पॉलन पिस्टल। ठीक है, तो देखो एज मेंशन्ड earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. आपको पता है कि पॉलन ट्यूब निकलती कहाँ से, पॉलन ट्यूब जर्म पोर से निकलती है ना, जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है। आपने पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। तो जर्म पोर से वो निकलना शुरू हो जाएगा पॉलन ट्यूब। द कॉन्टेंट ऑफ पॉलन ट्यूब मूव इनटू द पॉलन, द कॉन्टेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। ठीक है, जो मेल गैमेट है उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल, और कहाँ रीच करेगी, ओवरी को रीच करेगी। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन तो 2 सेल स्टेज पे ही निपट लेता है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल तक। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब सेल, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो कुछ प्लांट में उन्होंने देखा क्या है कि 2 सेल स्टेज पे ही वो सेड हो जाता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जेनेटिव सेल माइटोसिस डिवीजन करेगी, डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट बनाएगी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है, 2 मेल गैमेट बना लेगी, सिंपल। इन प्लांट्स विच सेड पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। 2 मेल गैमेट माइटोसिस से जो बनी, जेनेटिव सेल की माइटोसिस से, और एक क्या है अपनी ट्यूब न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल है। तो ये तीनों मिलकर क्या आ गए, 3 सेल स्टेज हमें ज़्यादातर प्लांट में देखने को मिलता है। ओके, तो देख लो छोटी सी और बात, ये रहा भाई साहब अपना बाइन्यूक्लिएट कंडीशन किसी पॉलन ग्रेन की। 2 न्यूक्लियस है ना, एक तो जेनेटिव न्यूक्लियस, दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस। जेनेटिव न्यूक्लियस में हुआ माइटोसिस डिवीजन, 2 स्पर्म बने अर्थात 2 गैमेट बने जो डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे प्लांट के। और ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस आगे चलता रहेगा, गाइड करेगा केवल पॉलन ट्यूब को कि ओवरी कहाँ पे है, उसमें किस प्रकार से अंदर जाना है। ठीक है, जैसे वो अंदर जाएगा ओवरी के अंदर तो सिनर्जिट के साथ वो इंटरेक्ट करके डिजर्नेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं इसके। अब मुद्दा उठता है कि देखो
अब जैसे वो नीचे जा रहा है, जैसे स्टिग्मा के बाद ये थी स्टिग्मा, स्टाइल और लास्ट में ओवरी। जैसे पॉलन ट्यूब यहाँ से जा रहा है तो ओवरी में कैसे एंट्री करेगा, ठीक है। ओवरी में एंट्री कैसे करेगा, फिर ओवरी के अंदर जो एम्ब्रायो सैक है उसमें वो कैसे एंट्री करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया हम जानेंगे कैसे क्या होगा सभी के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात पढ़ो, छोटी सी लग रही है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आई है। बोरॉन और कैल्शियम दो ऐसे केमिकल हैं जो ऐसे आयन हैं, और ज़्यादातर बोरॉन देखा क्या गया है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और पॉलन ट्यूब कैसे टेम्परेचर में अपने आप की ग्रोथ करेगी, तो टेम्परेचर का रेंज होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। पॉलन ट्यूब ज़्यादातर एपिकल ग्रोथ शो करती है, आगे की तरफ आपको देखेगा टर्मिनल एंड उसका बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है केमिकल की हेल्प से केवल, ठीक है, हार्मोनल केवल ये केमिकल इसमें हेल्प करेंगे उसके मूवमेंट में। ओके, तो चलो अब प्रश्न उठता है कि पॉलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो फाइनली पॉलन ट्यूब बन के तैयार हो गई है, वो ओवरी के में जाने के लिए, एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ओव्यूल बिकम मैच्योर, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ओवरी है, ठीक है, ओवरी के ओवरी है, ओवरी के जो अंदर के पार्ट्स हैं ओव्यूल, उसको मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर जब हो जाएगा तो होगा क्या, मैच्योर जब होगा तो देखो ओवरी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जब मैच्योर हो जाएगा तो ओवरी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑब्चुरेटर ग्लैंड्स, और ये गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को कि देखो मैच्योर हो चुका है ओव्यूल, आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर एंजियोस्पर्म में हमने देखा क्या गया, माइक्रोपाइलेंट से पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाती है। ए मैच्योर ओव्यूल इन विच एम्ब्रायो सैक आल्सो मैच्योर्ड हैज़ 3 पाथ फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब 3 प्रकार से ओवरी के अंदर एंट्री कर सकती है, ओव्यूल के अंदर एंट्री कर सकती है। ओवरी के अंदर तो कर चुकी है, अब ओव्यूल के अंदर एंट्री करना है तो 3 तरीके हो सकते हैं। दुनिया में सबसे पहला तरीका है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है पोरोगैमी। जो ये बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो कैप्सिला नाम का एंजियोस्पर्म है, ठीक है, ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे पहले उन्होंने देखा कैप्सिला। कैप्सिला में क्या देखा कि पोरोगोमी हो रहा है, जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से एंट्री कर रही है, माइक्रोपाइल से, ठीक है। तो इन दिस पॉलन ट्यूब एंटर इनटू ओवल थ्रू द माइक्रोपाइल, इट इज़ कॉल्ड पोरोगैमी। तो कैप्सिला, कैप्सिला में अधिकतर देखने को मिलता है। कैप्सिला क्या है, ये रहा कैप्सिला बर्सा पेस्ट्रिस, ये है मित्रों अपना कैप्सिला। ये पता नहीं आपने कभी देखा होगा या नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये है पोरोगैमी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं चैलेजोगैमी। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जो चैलेजा है उस एरिया से पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगी ओव्यूल के अंदर वो है चैलेजोगैमी। ये सबसे पहले कैजुअराना में देखने को मिला, और ट्यूब ने 1891 में देखा। वैसे तो वालनट में, बैट्यूला में भी ये देखने को मिलता है चैलेजोगैमी, ठीक है। अब कैजुरियाना अफ्रीकन प्लांट है, देखो ये है कैजुरियाना, कम पानी में हो जाता है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि वो एंट्री करेगा चैलेजल एंड से, ये रहा चैलेजल एंड, उसके अपोजिट माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड से पोरोगैमी। कैप्सिला बर्सा पेस्ट्रिस में देखने को मिलता है, चैलेजोगैमी देखने को मिलता है आपको कई बार। चैलेजोगैमी जो सबसे पहले देखने को मिला था आपको, ये मिला था कैजुराना प्लांट में। बैट्यूला में भी, जुगलन्स, वालनट वगैरह इनमें भी मिल सकता है। बात करते हैं हम अगली, और वो बात है मीजोगैमी। तो देखते हैं मीजोगैमी में क्या होगा। इन दिस मेथड पॉलन ट्यूब एंटर इनटू ओवल आइदर थ्रू द इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल। देखो ये इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, ये एंड फ्यूनिकल का जहाँ से अटैच है ओवल के साथ, ये जहाँ से अटैच है ये नहीं, ये प्लेसेंटा के ऊपर से आगे चल के, तो ओवल से जहाँ से अटैच है वो फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल या इंटेग्यूमेंट के थ्रू भी जो पॉलन ट्यूब एंट्री कर सकती है, और अधिकतर ये देखा गया ककरबिटा के अंदर, ठीक है, पिस्टेशिया के अंदर भी देखा गया है। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल पता चल चुका है कि ओव्यूल के अंदर एंट्री हो गया, ये था ओवरी, ठीक है, उसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हो गया अपन लोग मान लेते हैं, ठीक है।
मान क्या पढ़ लिया है, ओव्यूल के अंदर एंट्री हो चुकी है पोलन ट्यूब की। बात करते हैं अब ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रायो सैक है वहाँ क्या होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रायो सैक में। देखो अब पोलन ट्यूब है जो वो एंटर कर चुका है ओव्यूल के अंदर थ्रू एनी पासेज, बट इनसाइड एम्ब्रायो सैक इट एंटर थ्रू द एग एपराटस या फिलीफॉर्म एपराटस। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एम्ब्रायो सैक आपने पढ़ा था कि देखो भैया एंटीपोडल सेल्स होती हैं 3, ठीक है, सेंटर सेल होती है 1 और 3 एक एग सेल और उसके आस पड़ोस में सिनर्जिड सेल जो उसको हेल्प करती हैं, ऐसा आपने पढ़ चुके हैं। तो जो ये एंड है, इस एंड पे अपन लोग देखने को क्या मिलता है, माइक्रोपाइलर जो एंड है वहाँ पे हमें अधिकतर देखने को मिलता है कि एग एपराटस के थ्रू वो अंदर। देखो एक बात आप नोट नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखना कि ओव्यूल के अंदर एंट्री तो हो गया पोरोगैमी से, चैलोजोगैमी, मीजोगैमी से, लेकिन जब वो एम्ब्रायो सैक के अंदर जाएगा ना, एम्ब्रायो सैक के अंदर वो कैसे भी उस ओव्यूल में एंट्री किया हो, लेकिन एम्ब्रायो सैक में आएगा तो जहाँ पे सिनर्जिड सेल होती हैं, जब एग सेल होती हैं, माइक्रोपाइलर वाला हिस्सा, वहाँ से वो उसके साथ एंट्री करेगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एग सेल सिनर्जी सेल देखने को मिलती हैं, जहाँ पे फिलीफॉर्म एपराटस एग एपराटस देखने को मिलता है, हमेशा वो वहीं से एंट्री करेगा। तो पहली लाइन यही है कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो तीनों पैसे से जा सकती है, ठीक है, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में, बट इनसाइड एम्ब्रायो सैक इट एंटर ओनली थ्रू द एग एपराटस। ठीक है, आफ्टर द एंट्रेंस इनसाइड ओव्यूल के अंदर जाते ही इट ग्रोज टुवर्ड्स द एग एपराटस। वो एग एपराटस के पास भागेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ क्या, वहाँ सिनर्जिड सेल हैं जो केमिकल एक हार्मोन रिलीज करती है जिससे कि पोलन ट्यूब अट्रैक्ट हो पाए। देखो आप खुद देखो, अट्रैक्शन कहानी है, जब वो स्टिग्मा पे आ रहा था तब उसे भोजन के लिए अट्रैक्शन, केमिकल डायलॉग, जब वो स्टाइल में जा रहा था तब भी ओवरी में आ रहा था, ऑब्ट्यूरेटर उसको अट्रैक्ट कर रहे थे ना, ओव्यूल के अंदर गया तब भी उसके साथ कुछ केमिकल डायलॉग हो रहा था, और जब वो एम्ब्रायो सैक में जाएगा तब भी उसके साथ एक केमिकल डायलॉग होता रहेगा। ठीक है, इट मीन्स पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रोपिक मूवमेंट इन ओव्यूल। सिंपल बात। देखो अब क्या होगा, जैसे ही वो एंट्री करेगा, देख लो तुम डायग्राम देखो, ये रहा भाई साहब अपना पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में पीछे की तरफ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, आगे क्या है, आगे मेल गैमेट्स। तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही बढ़ते रहते हैं तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये यहाँ से निकल के, जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये आगे चल के जो सिनर्जिड है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, ये गाइड करेगा दोनों मेल गैमेट को कि तुम्हें कहाँ से कहाँ गुजरना है। तो फ्री फॉर्म एपराटस को ये देखेगा, ठीक है, उसके केमिकल सिग्नल्स को ये पहचानेगा और अंदर एंट्री करना शुरू हो जाएगा। ओके, ये सेल की सेल वॉल है, यहाँ ये एग है। ओके, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा, सिनर्जिड टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और सिनर्जिड जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड है और जो ट्यूब न्यूक्लियस जो अब खात्मा हो जाएगा उसके साथ रिएक्शन करके, उससे जो भोजन मिलेगा उस भोजन को जायगोट ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दो मेल गैमेट है ना, वो एक तो एग के साथ फ्यूज होगा और जो दूसरा है वो भी एग के साथ हो नहीं सकता, तो जो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के जो सेंट्रल सेल होती है जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, उसके साथ वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम डबल फर्टिलाइजेशन का भी करेंगे। अभी तुम इतना डायग्राम से बस थोड़ा और सुंदर डायग्राम देखो, तो इसको देखो, ठीक है। तो ये रहा अपना एम्ब्रायो सैक, ये है फिलीफॉर्म एपराटस, अंदर गया भाई, ठीक है, सिनर्जिड सेल हैं, पोलन ट्यूब जा रही है, वो डिस्चार्ज करेगी मेल गैमेट्स को, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस को, आगे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी सिनर्जिड सेल ट्यूब न्यूक्लियस के साथ, और दो मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे, है ना, ऐसा होता चला जाएगा। तो ये इनमें वैक्यूल्स हैं, आपको बताया प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल को एब्जॉर्व करने के लिए, पानी को रखने के लिए, साल्ट, शुगर, बहुत सारी प्रोटीन को, अमीनो एसिड को स्टोर करते हैं। तो बात क्या है, बात यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़ जिसका नाम है एक्स बॉडीज़। ठीक है, एक्स बॉडीज़ होती क्या है, देखो
जब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस इसके साथ मिलता है ना सिनर्जिक साल, तो डीजनरेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एक्स बॉडीज। ओके, ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें। आपको और थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक और डायग्राम देख लो तुम, और से और देखो थोड़ा और ढंग से, इसको देख लो। ठीक है, अंदर की ट्यूब न्यूक्लियस, आगे मेल गेमेट, वो पहले फ्यूज हुआ दो, और फिर जो मेल जो गेमेट हैं वो एक के साथ मिले, फिर एक अगला मेल गेमेट सेकेंड न्यूक्लियस के साथ मिलकर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं ऐसे चलती रहती हैं। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं और थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ बातों को। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है एम्ब्रायो सैक के अंदर, वो भी कीमोट्रोपिक मूवमेंट की वजह से है। आगे, ओनली वन सिनर्जी स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, पहले एक सिनर्जी डीजनरेट होगा व्हेन पोलन ट्यूब कम्स नियर एग एपैरेटस, पहले एक मरेगा पोलन ट्यूब, वो डीजनरेट होगा। पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रायो सैक थ्रू द डीजनरेटिंग सिनर्जिट्स, जो डीजनरेट किए गए हैं सिनर्जिट उनके थ्रू ही एम्ब्रायो सैक में पोलन ट्यूब आगे एंट्री करती रहेगी। When the tip of pollen tube enter into the embryo sac, vegetative nucleus degenerate, जैसे ही पोलन ट्यूब जब एंट्री करेगा तो उसका जो टिप है ना वो एम्ब्रायो सैक में जैसे ही जा रहा है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट करता शुरू हो जाएगा। अभी बताया मैंने, द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब स्वेल्स, फूल जाएगा, एंड ब्रस्ट, देखो एंडो ऑस्मोसिस होगा उसमें जो पानी होगा ना बाहर ज़्यादा होगा, तो ऑस्मोसिस की वजह से हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ पानी जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरफ पानी जाएगा और उसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, वो स्वेल हो जाएगी, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। ओके, और वो रीच करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर रीचिंग द एम्ब्रायो सैक, उसमें एंडोस्मोसिस हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेल होने से ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट होते ही जो मेल गेमेट है वो जो कंटेंट हैं जो दो मेल गेमेट हैं वो दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये जो विज्ञान है एंडोस्मोसिस कैसे हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस का, ठीक है, पानी की वजह से जैसे वो एम्ब्रायो सैक में एंट्री करता है। पोलन ट्यूब रिलीज ऑल कंटेंट्स इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट्स इनसाइड द डीजनरेटिंग सिनर्जिड ऑफ एम्ब्रायो सैक, तो अब दोनों मेल गैमेट डीजनरेटिंग जो सिनर्जिड्स हैं वहाँ पे आ जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे एग तक। ठीक है, तो चलो आगे एक शब्द लिख रहा है एक्स बॉडीज। देखो दो डार्क कलर के हमको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं डीजनरेटिंग सिनर्जिड का जो रीजन होता है वहाँ पे, इनको हम एक्स बॉडीज कहते हैं, और दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, एंड बोथ एक्स बॉडीज आर फाउंड बाय द डीजनरेटिंग न्यूक्लियस ऑफ द ट्यूब न्यूक्लियस एंड द सिनर्जिड्स। तो इन दोनों के साथ, इनके खात्मे के साथ ही एक्स बॉडीज का निर्माण हो जाता है। तो आप ये एक जर्नल सा जो कॉन्सेप्ट है एम्ब्रायो सैक में कैसे आएगा और ओव्यूल के अंदर कैसे एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, आपको ध्यान रखना है। एग एपैरेटस का कंसेप्ट है एम्ब्रायो सैक में। ओके, कैसे एक्स बॉडीज बन रही हैं, एंडोस्मोसिस हो रहा है, ये सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से हमको क्या बनाने हैं, हाइब्रिड बनाने हैं। ठीक है, हाइब्रिड क्यों बनाते हैं, देखो उच्च गुणवत्ता की हमें कोई स्पीसीज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम प्लांट का करेंगे, क्रॉप का करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। हमें उच्च गुणवत्ता की क्रॉप चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छे लंबे समय तक वो टिके रहें, ठीक है, उनकी क्वालिटी, तो इस तरह का हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छी क्वालिटी के पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन आने चाहिए स्टिग्मा के ऊपर, तो ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब प्रकृति तो चीज़ों को इवॉल्व करती है, वैसे तो हम भी आर्टिफिशियल वे में इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें करना क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं। It is important to make sure that only desired pollen are used for pollination and stigma is protected from the contamination. देखो जो डिजायर्ड पोलन है ना, केवल वही पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा के ऊपर आनी चाहिए, स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनवांटेड पोलन नहीं आना चाहिए। पहली शर्त आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है ये, जिसमें गुणवत्ताओं को बढ़ाना है, ठीक है, प्लांट की। दिस इज अचीव्ड बाई 2 मेथड्स, वन इज इमैस्कुलेशन, सेकेंड इज बैगिंग टेक्निक। बहुत ही आसान है। देखो इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन, अगर फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, मेल और फीमेल,
तो आपको मेल को हटा देना है। रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड, जब फ्लावर बड की कंडीशन में है तभी उसको हटा देने का है, ठीक है। बिफोर द एंथर डेहिसिस, जब एंथर फटने से पहले पॉलन ग्रेन वो रिलीज ना कर दे, आपको चिमटा लेना है, फोर्सेप्स लेना है और आपको वो हटा देना है। इसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्यों हटाया? क्योंकि हमें नहीं चाहिए, वो हमें आर्टिफिशियली करना है, ठीक है। देखो डायग्राम देख लो, आपने एक चिमटे की मदद से आपने क्या किया, एंथर को ही जब बर्ड स्टेज में थी उसको हटा दिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर पे से, ओके। तो यह है पहली प्रक्रिया। अनवांटेड जो पॉलन हमको नहीं चाहिए, हमको वांटेड पॉलन चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के पॉलन चाहिए। चलो एक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब बर्ड जैसी खुली, फ्लावर बना, अब तो स्टिग्मा एक्सपोज है सबके लिए, तो अब और प्रबंध करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ का। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर अब हुआ है उसको कवर करना पड़ेगा एक बैग से, जिसका साइज़ सूटेबल होना चाहिए, सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, आकार का। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, या तो बटर पेपर का बैग बना हुआ होना चाहिए, या ठीक है पॉलीथीन का, किसी का भी, जिससे कि वो प्रिवेंट कर पाए स्टिग्मा की कॉन्टामिनेशन, स्टिग्मा पे कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, कोई अनवांटेड पॉलन उसके ऊपर ना गिर पाए। इस प्रकार को हम कहते हैं बैगिंग। देखो भैया डायग्राम देख लो, आपने क्या किया, एक फ्लावर था, ये रहा एक फ्लावर, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया, ठीक है। अब आपने जैसे ही ढका तो अनवांटेड पॉलन के साथ नहीं ऊपर नहीं आ पाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, ओके। तो ये है बैगिंग। आगे चलते हैं। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, अब देखो जैसे समय के अनुसार ये अपने आप को मैच्योर कर लेगा और इतना कैपेबल हो जाएगा कि अभी रिसिप्ट करने की क्षमता है बैग्ड फ्लावर की, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन हम कलेक्ट कर लेंगे एंथर पे से, अनवांटेड जो हमें चाहिए, जो अच्छी गुणवत्ता के होंगे, और वो मेल पेरेंट पे से हम ले लेंगे और उसको डस्ट कहाँ पे कर देंगे, स्टिग्मा के ऊपर। और फिर फ्लावर को रीबैग्ड कर देंगे कि अनवांटेड पॉलन फिर ना पाएँ। रीबैग्ड करने के दौरान हम देखेंगे कि वो फूल बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्रूट बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन देख लेते हैं, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, अगर इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। अरे भैया फिर तो क्रॉस पॉलिनेशन से बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, फ्लावर को ओपन होने से पहले हमको उसको बस बैग करना पड़ेगा, उसको ऊपर बटर पेपर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव कंडीशन में आएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो पॉलिनेशन करवा दिया जाएगा डिजायर्ड पॉलन के साथ, और फ्लावर को फिर रिबैग्ड कर दिया जाएगा, कब, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, ओके। ऐसा हम यहाँ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, या इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, बस बैगिंग हम कर देंगे और बात बन जाएगी। तो चलो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलो अब पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब जानते हैं कि अब पहुंच चुका है आपका जो मेल गैमेट है एम्ब्रायो सैक के अंदर, तो अब क्या खलबली मचेगी। तो शुरू करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो अब जो मेल गैमेट थे उसके जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई बोथ द मेल गैमेट्स आर रिलीज इन एम्ब्रायो सैक, आ गई हैं। अब एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, ठीक, और क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेगा 2n। अब दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस कहते हैं सिनगेमी। सिनगेमी मीन्स दोनों का मिलाप या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी को सबसे पहले डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। स्ट्रासबर्गर, ध्यान रखना ये पूछा क्वेश्चन। जो दूसरा मेल गैमेट है, अब भैया पॉलन ट्यूब के अंदर तो दो मेल गैमेट थे, जब माइटोसिस हुआ था जेनेटिव सेल में 2 मेल गैमेट बने, एक एग के साथ मिल गया और दूसरा किसके साथ मिलेगा, दूसरा आगे चलता रहेगा। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जो सेंट्रल सेल थी उसके अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं लोकेटेड हैं सेंट्रल सेल में, वहाँ पे वो उनको फ्यूज कर देगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। भैया देखो सेंट्रल सेल कैसी थी, डिप्लॉइड, एक और मिला तो क्या बन गया, ठीक है, ट्रिप्लॉइड बन गया। वास्तव में ऐसी कंडीशन n+n+n, ठीक है, 3n टोटल, 3n, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियस सेकंड न्यूक्लियस, तो n+n कंडीशन में एक और बना तो ये क्या 3n बन गया, और बना क्या, एंडोस्पर्म बना, जो दूसरे मेल गैमेट ने एंडोस्पर्म बना दिया है
सेंट्रल सेल के साथ मिलके। ओके, चलो देख लो एक डायग्राम छोटा सा। देखो भैया सिनगेमी हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही सिनगेमी हो रही है तो उसके बाद अपन क्या बचेगा, वो एक मेल गेमेट बचेगा, वो आगे की तरफ प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। प्रोसीड करने के साथ वो जो सेंट्रल सेल है, जो सेकंड न्यूक्लियस है, उनके साथ पूरा न्यूक्लियस के साथ मिलेगा और एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाइगोट बन गया 2n, यहाँ एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। ये है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो मैं आपसे मोटे मोटे शब्दों में बात करूँ तो देखो भाई 2 मेल गैमेट हैं, ठीक है, एक एग था, एक एग गैमेट है, तो टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में 3 तो गैमेट ही चाहिए, 3 तो गैमेट ही चाहिए और 5 चाहिए न्यूक्लियस। अगर ये करना है तो सारा कुछ तभी जाके काम हो पाएगा। 5 न्यूक्लियस कौन कौन से हैं वो तुम खुद से सोचो। सेंट्रल सेल के 2, ठीक है, एग सेल का 3, 2 मेल गैमेट का। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए कोई पूछे कितने गैमेट और कितने न्यूक्लियाई का मिलना ज़रूरी है तो आप कह देंगे 5 तो न्यूक्लियाई चाहिए और 3 गैमेट चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं, छोटी सी बात करते हैं आगे। तो भाई अब जैसे फ्यूजन हुआ 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई का, ये क्या बन गया, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन हो गया है। देखो यहाँ लिख भी रहा है 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई। 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, N + N +, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है मेल गैमेट, ठीक है, जो सेंट्रल सेल के साथ मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। तो ये ट्रिपल फ्यूजन। अब सुनो, ये 2 फर्टिलाइजेशन के इवेंट जो हो रहे हैं, दीज 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को अगर हम देखें तो H.G. नवास्चिन इम्पोर्टेंट है। 1898 में और गुइगार्ड ने, ठीक है, लीलियम और फ्रेटिलिया में पहली बार देखा था। ओके, तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन, केवल एंजियोस्पर्म में ही होता है और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं साइफोनोगेमी, ठीक है। साइफोनोगेमी क्या होता है, पॉलन ट्यूब की मदद से जब फर्टिलाइजेशन हो, उसके मेल गैमेट जब एक के साथ में, इसको कहते हैं साइफोनोगेमी। एक होता है जूडोगेमी, आपको होता है ब्रायोफाइट्स में होता है ना, पानी की मदद से वाटर एज ए मीडियम फर्टिलाइजेशन के काम आएगा, मेल गैमेट वाटर में जाएंगे और फीमेल तक पहुँच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसे कहते हैं जूडोगेमी। तो अब एक लास्ट बात पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो सेंट्रल सेल थी उसको तो प्राइमरी बनना पड़ेगा क्योंकि एंडोस्पर्म बनना है, निर्माण होना है, और फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगी एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और जाइगोट अब एम्ब्रायो में डेवलप होना शुरू हो जाएगा, है कि ना। वास्तव में एंडोस्पर्म क्या है भाई साहब, एंडोस्पर्म फूड है, फूड भोजन है, भोजन है। देखो जीवन में भोजन की परम आवश्यकता है ना, भोजन नहीं तो कुछ नहीं है। मनुष्य की भी या प्रकृति के प्रत्येक जीव की ना सबसे पहली और अंतिम एक ही रिक्वायरमेंट, वो है भोजन, फूड। जब एक नया बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब जो ये एम्ब्रायो बन रहा है इसको भी भोजन चाहिए क्योंकि ये अभी सीड के अंदर होएगा, ठीक है, उसको टाइम लगेगा, तो एम्ब्रायो को भोजन चाहिए, फूड लेगा वो एंडोस्पर्म से, ठीक है। तो ये हम कुछ आगे बात करेंगे इनके बारे में, पर यहाँ पे इतना समझ लो कि एंडोस्पर्म किस लिए बना, क्योंकि प्रकृति ने ये भोजन की व्यवस्था की कि भाई साहब अभी जो जायगोट था, जायगोट को तो थोड़ा बहुत मिल गया था सिनर्जिड सेल से, एक्स बॉडी से मिल गया था फूड थोड़ा बहुत, लेकिन जायगोट के बाद जो एम्ब्रायो बना है, ठीक है, इस एम्ब्रायो को भी तो भोजन चाहिए। तो इस एम्ब्रायो को अभी देखो डायरेक्ट जायगोट से एम्ब्रायो नहीं बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि भोजन नहीं है, ये सब जायगोट ने पचा लिया है, सब फूड ले लिया। तो जब एम्ब्रायो बनेगा तो यहाँ पे ना पहले बनेगा एंडोस्पर्म, पहले भोजन और फिर जीव, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो जो ये अभी एंडोस्पर्म बना है ये भोजन है एम्ब्रायो का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इंसर्ट का डायग्राम देख लेते हैं। देखो जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है धीरे धीरे सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाती हैं, आपको पता है एंटीपोडल सेल का भी कोई काम नहीं है, वो भी डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाएगा। ओके, ये न्यूक्लियस बना कहाँ, ये न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बना, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है, तो ध्यान रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।